हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सपेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास यूपी पेट मैथ स्पेशल है। वो ये क्लास स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्हें मैथ में बहुत डर लगता है। पेट की परीक्षा में वो क्वेश्चन देखते ही थोड़ा सा घबरा जाते हैं। खासकर डीआई और जितने भी इस तरह के क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पर आपको दिख रही है, इस तरह के क्वेश्चन जो भी होते हैं उन्हें बहुत ही टफ लगता है और अटैम्प्ट भी नहीं करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो उन्हीं के डर को मैं दूर भगाऊंगा। प्लीज़ जो भी जैसा बताऊंगा ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन ये बहुत ईजी होते हैं, लेकिन जस्ट देखने की वजह से और सही आकलन नहीं करने की वजह से आप इसको छोड़ देते हो या गलत कर देते हो। बहुत ईजी होते हैं, बिल्कुल नज़र रखिएगा। पॉइंट टू पॉइंट जो क्वेश्चन में कहा जाता है सिर्फ वही देखिए, आपका आराम से आंसर आता है इसमें। तो चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लास्ट तक वॉच करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इसी से आपके 25 से 30 नंबर बन जाते हैं, जो आपके पेट स्कोर में एकदम से इंक्रीज़ कर देंगे आपके। तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। जिनके भी मैथ एक फोबिया है और क्वेश्चन थोड़ा अटैम्प्ट करने से डरते हैं, तो प्लीज़ ये क्लास उनके लिए बहुत स्पेशल होने वाली है। ध्यान से देखिएगा, मैं कैसे अप्रोच बताता हूँ। ये सोल्यूशन नहीं, सिर्फ अप्रोच है कि कैसे आप अटैम्प्ट करोगे, कैसे सोचोगे, किस तरह से आपको करना है, क्या दिमाग लगाना है इसमें, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पूरा बताऊँगा। प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं, कंपनी के कुछ आंकड़े दे रखे हैं इसमें और कुछ डेटा दे रखा है। ऋण, कर, ब्याज, बोनस, वेतन टाइप में इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको मिलेंगे, जिन्हें मैथ आती है वो तो उनके लिए तो बहुत ईजी है, लेकिन तो थोड़ा सा घबराते हैं। उन मैथ आती है उन्हें, ऐसा नहीं कि नहीं आती, बस वो अटैम्प्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है उन्हें और थिंकिंग में कि कैसे करेंगे। तो वही बताऊँगा मैं, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में आपको एक बार डेटा पे नज़र घुमा लेना है कि क्या क्या दे रखा है। कंपनी का व्यय लाखों में है, ये सबसे पहले आपको ये देखना है कि लाखों में, एक रुपया में। उसके बाद वेतन हो गया, फिर परिवहन हो गया, सब अलग अलग है। ये सब लाखों में ही है, इसीलिए यहाँ पे दे रखा है कि जितने भी प्राइस है सब लाखों में। उसके बाद क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन पूरा पढ़िए। पहले दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस, बोनस पे एक टिक मारिए। आपका ऑफलाइन पेपर है तो बोनस पे एक लाइन कर लीजिए कि कुल राशि, कुल अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन। अब वेतन मतलब दो बातें इसमें कही जा रही है, बोनस और वेतन की राशि का लगभग कितना प्रतिशत है। तो वेतन की राशि का मतलब वेतन नीचे आएगा आपका और जो बाकी चीज़ ऊपर आएगी। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले इसमें कहा गया है कि बोनस की कुल राशि। तो इस तरह क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले देख लीजिए, बोनस और वेतन की बात की जा रही है और कुल कहा गया है, तो सब जोड़ लीजिए। सबसे पहले वेतन को पूरा जोड़ लीजिए। वेतन को आप अगर पूरा जोड़ेंगे तो ये 1954 आएगा करके, 1954 आएगा। जोड़ लीजिएगा आप, स्क्रीन रोक के थोड़ा। और उसके बाद अगर आप बात करें, दूसरा हमारा क्या है, वेतन। वेतन का हो गया, सॉरी बोनस। अगर बोनस का हम जोड़ेंगे तो ये 12 लाख के आसपास आता है। तो ये टोटल करके तो ये बोला है। अब क्वेश्चन पे आइए, एक 1954 हो गया, एक 12 हो गया, 12 लाख 1954 लाख। उसके बाद बोला है वेतन का, तो वेतन नीचे रहेगा। समझ रहे हैं ना, जो भी बोले लास्ट में वेतन का या कोई भी चीज़ बोले तो हमेशा नीचे रखिएगा। तो 1954, चलिए मैं बोल देता हूँ क्या आपको नीचे की तरफ रखना है, क्योंकि वेतन लास्ट में बोला है। वेतन हम जोड़ेंगे, सॉरी वेतन अगर जोड़ेंगे हम तो 1954 आएगा। 1954 कर लीजिए आप। उसके बाद प्रतिशत में निकालना है, गुणा कर लीजिए 100। उसके बाद हमें बोला है बोनस। बोनस अगर जोड़ेंगे तो ये 12 लाख के आसपास आता है। उसके बाद काट पीट कर लेंगे आप तो ये आपका 0.6 आ जाता है, 0.6। तो 0.6 सी ऑप्शन के साथ हमारा ऑप्शन सही जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट बताता हूँ। ध्यान से देखिए नीचे, सेकंड क्वेश्चन इसका क्या कह रहा है। 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय 2015 के कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत था। तो इन सभी मदों पर कुल व्यय पूछा गया है, तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल सा है। आपको सिर्फ जोड़ लेना है। क्या कह रहा है, 2011 का कुल व्यय पूछा है, तो ये सारा तो व्यय ही है ना। तो 2011 का कुल व्यय ये पूरा जोड़ लीजिए आप। ये पूरा जोड़ लेंगे तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, पूरा जोड़ लेंगे तो आपका लगभग ये 500 के आसपास बनता है। 500, अगर मैं वैसे तो 500.4 है, लेकिन आप 500 ही लेके चलेंगे तो भी आपका निकल आएगा। तो 2011 की डेटा है 500, इसको साइड में रख लीजिए, 500.4। अगर उसके बाद बोला है इसमें 2015 का कुल व्यय, जो क्वेश्चन कह रहा है एग्जैक्टली वही करिएगा तो आराम से निकलेगा आंसर। 2015 का कुल व्यय, तो 2015 का कुल व्यय भी जोड़ दीजिए आप। 2015 का अगर कुल व्यय जोड़ देंगे आप तो 732.36 आता है। जोड़ लीजिएगा आप, टाइम कम है इसलिए मैं पहले से जोड़ के बता रखा हुआ है। तो ये आएगा। उसके बाद देखिए क्या बोला है। सबसे बड़ी लाइन यही होती है कि नीचे क्या रखें और फिर किससे काटें। 2015 में कुल व्यय का, जहाँ ये लाइन आ जाए कुल व्यय का देखिए मतलब उसको नीचे रखना है। 2015 वाले को नीचे रखना है, 2011 को ऊपर रखना है, 100 से गुणा करना है, इस तरीके से। चलिए वैल्यू रख देते हैं। सबसे पहले वैल्यू क्या रखेंगे, 2011 की जो हमारी वैल्यू आई थी वो 504 आई थी, 0.4 करके। और 2015 की वैल्यू हमारी आई थी 32.36। उसके बाद 100 से गुणा कर दीजिए आप। इसका अगर करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 68 पॉइंट समथिंग आएगा, 68 पॉइंट समथिंग। तो वो आपका डी आंसर है, 68 पॉइंट समथिंग।
ध्यान से देखिएगा, जो मैंने बताया प्लीज़ वही अप्रोच करिएगा। इसी का तीसरा क्वेश्चन देखिए, तो इसमें बोला है कि ऊपर से 43 क्वेश्चन देखिए, प्रीवियस ईयर का है ये आपका, कि इस दौरान प्रति वर्ष ब्याज की औसत दर, और जहाँ औसत आ जाए अगर उसमें सीधा से इसका मतलब ये होता है कि जितनी संख्या है उसको डिवाइड कर देना है। जैसे 1 2 3 3 1 2 3 3 संख्या, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए। यही आगे होता है तो 5 से, तो 5 से डिवाइड करेंगे। औसत का सीधा सा मतलब यही होता है, जितनी संख्या ऊपर जोड़ेंगे उससे उतनी संख्या को गिन के, जोड़ के नहीं, गिन के नीचे डिवाइड कर देंगे। तो इसमें देख लीजिए बोला है ब्याज, तो ब्याज का ये कॉलम है आपका, इन सबको जोड़ दीजिए। इन सबको जोड़ेंगे तो आपका जो आंसर आएगा, मैं पहले बोल रहा हूँ, मैं पहले जोड़ के रखा हूँ क्योंकि टाइम कम है, आपको बताना है, इसीलिए सिर्फ इसीलिए इसको जोड़ेंगे तो ये कुछ आएगा। और गिन लीजिए 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए आप, ठीक है। 5 से डिवाइड करके आंसर आपका आ जाएगा। जो आंसर बनेगा आपका वो 26.66 लाख होगा। तो ऑप्शन ए के साथ जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस तरह को सिर्फ, लेकिन देखिए अटैम्प्ट करने से पहले क्वेश्चन जरूर पढ़ा करिए। क्वेश्चन इजी होता है, ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, सिर्फ समझना है आपको थोड़ा। इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है कि कुल व्यय, करों का कुल व्यय, तो कर कहाँ है, कर ये है। कुल व्यय मतलब पूरा जोड़ दीजिए, ठीक है। अनुपात पूछा गया, इसको पूरा जोड़ेंगे आप, तो मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ वैल्यू जो भी आएगी इसकी 436 आ जाएगी। 436 इसको डायरेक्ट अगर आप जोड़ेंगे तो कुल व्यय। उसके बाद बोला है इसमें कि परिवहन, ईंधन और परिवहन का कुल व्यय, तो ईंधन परिवहन का कुल व्यय ये है, तो आप इसको जोड़ लीजिएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, दोनों को आप जोड़ लोगे, इसको और इसको, तो उसके बाद एक जो बनेगा डेटा आएगा, तो आप अनुपात में लिख लोगे। तो पहला अगर हम देखें 36 इसका है जो, और उसके बाद अगर हम देखें जो सेकंड वैल्यू हमारी आती है वो 604 आती है, जो कि इसकी है। आप इन दोनों को काट पीट कर लोगे तो जो एक नॉर्मल आंसर आएगा आपका वो ए आएगा 109, क्योंकि फिर कटेगा नहीं है, 109.51% में, सॉरी बटे में आएगा। आपको अनुपात में बताना है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये दूसरा क्वेश्चन आ गया दूसरे तरह का, तो ये इसमें सबसे पहले डेटा देख लीजिए आप। ये डेटा दे रखा है। ऑटो शिफ्ट एक गाड़ियाँ है, उसका माइलेज दे रखा है, प्रतिदिन डीजल उसमें यूज़ होता है वो दे रखा है, और 10 दिन के दौरान अगर वो कोई यात्रा करते हैं तो उसमें जो समय लगा है वो दे रखा है। तो सब चलिए पहला क्वेश्चन इसे देखते हैं क्या दे रखा है। सबसे पहले आपको डेटा देखना, उसके बाद आपको प्रश्न पढ़ना है। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं क्या है। 10 दिनों के दौरान मिनी कार, तो मिनी कार देख लीजिएगा जो इसमें है डेटा, उसकी औसत गति से 875 किलोमीटर की यात्रा करने में लिए गए समय का दिए गए 10 दिनों के दौरान कार स्विफ्ट, मतलब मिनी और स्विफ्ट की बात की जा रही है कार की, इसमें उसकी औसत गति के 990 किलोमीटर की यात्रा करने का समय का अनुपात बताना है आपको। समय का अनुपात बताने के लिए आपके पास जो होना चाहिए वो है दूरी। आप पहले औसत गति निकालोगे दोनों का, क्योंकि हमें देख रखे, आपने देखा होगा ये डिस्टेंस दे रखी है, डिस्टेंस हमें दे रखा है किलोमीटर में, तो हमें समय चाहिए। तो चाल बराबर दूरी बटा समय आपने पढ़ा है, तो दूरी है हमारे पास, आपको समय निकालना है। समय कैसे निकलेगा, समय हमें फिलहाल ज्ञात ही करना है, तो औसत चाल पहले निकालते हैं 10 दिनों का जो दे रखा है। ये डेटा हमें एक दिन का दे रखा है, अगर इसमें हम 10 से गुणा कर देंगे जैसे ये है, तब ये 10 दिन का हो जाएगा। उसी तरह का सबसे पहले देख लीजिए, हमें एक औसत गति निकालनी है सबसे पहले, और कार हमें, पहली कार कौन सी थी, मिनी थी, तो मिनी का डेटा देख लीजिए 20। तो हम सबसे पहले अगर औसत गति निकालेंगे, औसत गति, एवरेज स्पीड, ध्यान से पढ़िएगा, एवरेज स्पीड अगर हम निकालें इसकी, तो हमारा जो एक दिन का डेटा सबसे पहले वो लिख लीजिए 25 × 10, उसके बाद 10, क्योंकि ये एक दिन का था, हमें 10 दिन का निकालना है एवरेज। उसके बाद हमने एवरेज गति हो गया, एवरेज स्पीड, तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो दूरी आ गई, और समय हमारा इसमें क्या 50 आवर्स दे रखा है। तो आप जब इसको काट पीट करोगे, सॉरी मिनी का है तो ये 80 होगा। फिर से देख लीजिए, मिनी का हमें डेटा लेना है, तो मिनी का हम अगर एवरेज स्पीड निकालें, एवरेज स्पीड, तो 20 25, तो 20 लीजिए 25 लीजिए, ये एक दिन का है, लेकिन हमें 10 दिन का निकालना है, तो 10 से गुणा कर दीजिए जो 10 दिन के दौरान। उसके बाद 80 ओवर चार बराबर दूरी बटा समय, इसमें लगा है फॉर्मूला, तो ये समय निकाल दिया। इसको काट पीट कर लेंगे आप, तो जो इसका आंसर आएगा वो 62.5 आएगा, 62.5। ये कार मिनी का है औसत एवरेज स्पीड। तो चलिए एवरेज, क्योंकि मैं इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि समय पूछा है वो एवरेज ही निकालना है। तो औसत गति हमें दे रखी है, ये देखिए हमें औसत गति दे रखी है, तो हमें औसत औसत गति दे रखी है, तो औसत टाइम भी निकालना होगा ना, एक से नहीं होगा। तो चलिए अब दूसरा देखते हैं स्विफ्ट का, क्योंकि दूसरी कार हमें दे रखा है स्विफ्ट। ये देखिए स्विफ्ट की कार कहाँ है, ये देखिए स्विफ्ट की कार यहाँ है। तो आप सबसे पहले ये वैल्यू लीजिए और उसका निकालिए। तो एवरेज स्पीड इसका भी निकाल सकते हैं। एवरेज स्पीड क्या होगा, तो 22 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, और उसके बाद 10 दिन का हमें निकालना है, तो ये हो गया। उसके बाद 55 से आपको डिवाइड करना है। इसकी जो आंसर आएगी वैल्यू वो 40 के आसपास आएगी, तो 40 लिख लीजिए आप। तो चलिए अब इसका क्या बोला गया है, पहले का आंसर हमारा 62.5 था, अब हमने एवरेज स्पीड निकाल दी है। तो अब हमें पूछा गया है एवरेज समय,
तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, सभी जानते हैं, दूरी बटा समय। तो ये एवरेज ये दे रखा है, एवरेज चाल हमने निकाल ली है, अब एवरेज समय निकालना है, तो इसको यहाँ भेज दीजिए, समय को यहाँ ला दीजिए। तो चलिए दिखाता हूँ मैं। तो एवरेज डिस्टेंस जो हमें था इसका अनुपात, अनुपात निकालना है, तो अनुपात में आप अलग अलग कर दीजिए तो आराम से आ जाएगा। कास्ट शिफ्ट का देख लीजिए, एवरेज क्या स्पीड डिस्टेंस क्या है 875, तो दूरी बटा समय होता है, लेकिन समय हमें निकालना है, तो हमने जो एवरेज स्पीड निकाली वो इसके नीचे रखेंगे। तो मिनी कार के लिए अगर हमने जो निकाला था एवरेज स्पीड 62.5 था ये, तो इसका अगर आप सब चीज़ काट पीट करेंगे तो ये 56 आ जाएगा, 56 ध्यान रखिएगा। और उसके बाद सेकंड का दे रखा है हमें शिफ्ट का, तो शिफ्ट का हमें एवरेज डिस्टेंस दे रखी है, एवरेज चाल हमने निकाल ली है, तो एवरेज टाइम भी निकाल लेंगे। तो 990 40 जो हमारी एवरेज स्पीड आई थी, तो एवरेज टाइम भी निकाल लीजिए आप। तो इसको अगर काट पीट करेंगे तो 99 के लगभग ये भी आ जाएगा आपका। तो 99 देख लीजिए कहाँ है, 56 ये, तो ऑप्शन सी के साथ जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। सबसे पहले आपका डेटा इसको देख लीजिए एक बार। ये 10 दिन का, ये दोनों एक दिन का है, ये एक एक दिन का है। जब 10 दिन से गुणा कर देंगे तो 10-10 दिन का हो जाएगा। जब एवरेज निकालेंगे तो आप 10 का गुणा करना ही पड़ेगा आपको। उसके बाद देख सकते हैं कि इसमें पहले क्या लिखा है, 10 दिन के दौरान ऑल्टो और टियागो का औसत गति अनुपात पूछा है। तो सिंपल है, औसत सबसे पहले जो क्वेश्चन में कहा है वही देखिए, ऑल्टो देख लीजिए, टियागो देख लीजिए। उसके बाद इसमें क्या रखा है कि अनुपात, बस कुछ नहीं, अनुपात है तो जो मैंने बताया आपको 25-10 कर दीजिए। उसके बाद उसमें क्या रखा है कि औसत गति निकालेंगे आप, तो ये करना पड़ेगा आपको। उसके बाद 10 दिन का निकालना है तो वो कर दीजिए, और फिर जो हमें जैसे होता है 4 दूरी बटा समय, तो समय से गुणा कर भाग कर दीजिए। तो ये इसका आंसर जो आ जाएगा हमारा वो 25 के आसपास आएगा। अब दूसरे का देख लीजिए, दूसरा टियागो बोला है, तो टियागो का भी करिए 10-12, 10 दिन के लिए हमें निकालना है, और 10-12 और 50 से गुणा कर दीजिए। और इसका जो आंसर आएगा 36 आएगा। तो 25/36 देख लीजिए किसमें है ऑप्शन में, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। जो क्वेश्चन में कह रहा है वही करिए और उसी तरह से अप्रोच करिए। इसी तरह से जैसे पिछला बताया वैसे आप ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बताता हूँ मैं आपको। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा अलग है ये उससे, तो देख लीजिए इसमें कुछ डेटा दे रखा है, डेटा देख लीजिएगा। सबसे पहले प्रश्न पढ़िए, प्रश्न क्या दे रखा है कि 10 दिनों में तय की कुल दूरी, मतलब कुल दूरी सबको आपको अलग अलग सबको जोड़ लेना है इस तरह से गुणा करके। तो इसमें ये नहीं आएगा टाइम, ये मत करिएगा, सिर्फ दूरी पूछेंगे तो आपको सिर्फ इतना ही गुणा करना है। उसके बाद इसमें कहा गया है ए और बी की औसत गति के बीच का अंतर बताना है, मतलब कि ये आपको जोड़ना है 10 दिन के हिसाब से, तो 10 और कर लोगे इसमें आप। और उसके बाद एक ही कार की स्पीड दे रखा है 150 से आपको डिवाइड करना है। फिर बी डिस्टेंस आपकी यही रहेगी, और फिर आपको जो टाइम दे रखा है बी का वो 300, मतलब 2 कारें जा रही हैं, एक कार का डेटा है 150 में घंटे में वो दूरी तय करती है, और दूसरा 300 में तय करती है। तो औसत गति के बीच की अंतर बताना है आपको कितना आएगा। औसत जब भी आएगा तो मैंने कहा है आपको कि एक दिन का है, आप 10 दिन का लोगे तो सबसे पहले आप सबको जोड़ दो, आप उसमें टाइम नहीं लोगे, दूरी पूछा है इसमें, ये मत लेना, सिर्फ ये इसको गुणे 10, 25 गुणे 10 गुणे 10 इस तरह से करोगे आप, तो सबका एक एक बार करके आपको जोड़ लेना है। टोटल जो जोड़ आएगा वो मैं बताता हूँ आपको, पहला मैं जोड़ करके बता देता हूँ आपको ताकि आपके लिए ईजी रहे। पहला जोड़ेंगे आप जो 25 गुणे 10 गुणे 10, ये जोड़ेंगे आप, तो सिर्फ 2 जीरो लगा दीजिए आप, ये हो गया आपका। उसी तरीके से स्विफ्ट का जोड़ लेंगे आप 22 गुणे 10 गुणे 10, तो ये 2 जीरो इसमें भी लगा दीजिए, 25 हो गया, 2200 हो गया। इसी तरह से करके आप तीसरा 3600 हो गया, तो जो अगर उसके बाद अगर बात करें तो 5000 हो गया। उसके बाद फिर आपका 5000 आ जाएगा, तो इस तरह करके आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो चलिए देखता हूँ मैं बताता हूँ आगे, इस तरह से गुणा कर लीजिएगा आप। जो टोटल वैल्यू आपकी आती है सब सब जोड़ के, उसके बाद पहले इस वैल्यू लिख के उसके बाद सबको जोड़ देंगे, ये सारी वैल्यू जितनी आएगी। उसके बाद अगर टोटल अगर बैक किलोमीटर आ जाएगी ये, सॉरी 18-30 किलोमीटर। उसके बाद बोला है ए कार बी कार में डिफरेंस, तो एक बार इसको 150 से डिवाइड कर दीजिए, और उसके बाद फिर 830 300 18 300 को 300 से डिवाइड कर दीजिए, तो जो आएगा एलसीएम ले लीजिएगा आप, एलसीएम ले लेंगे 300 करके तो हो जाएगा। तो जो आंसर आपका आएगा इसके बाद काट पीट करके वो आपका 61 किलोमीटर के लगभग आएगा। तो बस ये करना है इसमें। चलिए फिर से बता देता हूँ मैं क्या इसमें बोला गया था। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़े हुए, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2 कार दे रखी है, एक की स्पीड 150 से 300, एक की बी की स्पीड 300 है, दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है आपको। कुल आपको दूरी ले लेनी है, और उसके बाद आप इसमें आराम से चाल बार समय आपको दे रखा है, दूरी आप टोटल दूरी औसत दूरी आप निकाल लोगे, और ये गुणा करके और जोड़ के उसके बाद सब जोड़ लोगे। उसके बाद हमें निकालना है चाल, औसत चाल,
तो औसत चाल बराबर औसत दूरी अपॉन औसत टाइम। तो हमें दे रखा है सब चीज़, हम डिफरेंस करके निकाल लेंगे तो फिर 61 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताता हूँ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, थोड़ा जल्दी देखेंगे क्योंकि मैं सिर्फ समझाऊंगा जल्दी से, आपको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन में मैंने कहा आप प्रश्न देखिए क्या है। हमें 200 कर्मचारियों की संख्या दे रखी है 5000। याद रखिएगा 2000 में, सॉरी 200 नहीं 2000 में, सन 2000 में, ये देखिए ईयर चल रहा है आपका। तो सन 2000 में कर्मचारियों की संख्या कितनी थी? 5000। उसके बाद ये जो घटे बढ़े कर्मचारी हैं, 2001 में कितने कर्मचारियों ने छोड़ा, फिर 2000 फिर कितने ने पकड़ा, इसका डेटा दे रखा है। जैसे देख रखे हैं डॉट डॉट वाले वो लोग हैं जो शामिल हुए हैं, मतलब जो नए कर्मचारी आए हैं ये हैं, और जिन्होंने छोड़ा है वो 400, ये गाड़ी लाइन वाले हैं वो। तो चलिए मैं आगे भी इसका क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन क्या है ये। उसके बाद इसमें ये देख लीजिए आप, उसके बाद इसमें डेटा दे रखा है छोड़ने और जाने वालों का। ये इसलिए दे रखा है क्योंकि इंपॉर्टेंट है और आगे आएगा अभी, इसीलिए इसी दे रखा है। तो चलिए इसमें पूछा गया है कि 2003 के दौरान कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी थी। आपको पता है कि हमें 2000 में पता है कि 2000 में कर्मचारियों की संख्या कितनी थी? 5000 थी, ठीक है। उसके बाद बोला है 2003, तो डेटा निकाल लेते हैं। उसके बाद देख सकते हैं पहले 5000 थी, फिर 2001 में आते हैं। 2001 में अगर हम आए तो 5000 ये हो गया, प्लस उसके बाद पकड़ने शामिल कितने लोग हुए? 500। उसके बाद छोड़े कितने लोग? 400, ठीक है। इस तरह का डेटा निकाल लोगे। मैं बता देता हूँ शॉर्टकट में कितना आता है डेटा ये। इसका जो फाइनल आएगा आंसर वो दूसरे के लिए इनिशियल डेटा हो जाएगा। चलिए मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, डायरेक्ट देख लीजिए, मैंने निकाल के रखा है ये। तो यहाँ पे अगर इसे देखिए तो 2001 में जो कार्यरत कर्मचारी थे वो 5100 थे, फिर 2002 में 4950 हो गए, 4950, 2003 में 5000, और 2004 में 5200, फिर 2005 में 5100। हाँ, उसके बाद फिर 2006 में फिर 5200 के आसपास हो जाता है ये। तो चलिए इसमें पूछा है 2003 का डेटा कि 2003 में कर्मचारी कितने थे, तो 5000 के ही आसपास थे ये। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या। तो इसका आंसर 5000 ही आ जाएगा। मैंने जो जैसा बताया आपको कि 2001 का डेटा हमें पता है 2000 का कि ये 5000 थी। उसके बाद 2001 का डेटा हम निकाल लेंगे, 5000 प्लस कितने लोग शामिल हुए? 500, कितने लोगों ने छोड़ा? 400, तो 100 आ गया इसमें। अगर इसको घटाएंगे तो 51, तो 5100 हो गया ये। 2001 में हमारी संख्या कितनी थी? 5100। अब मैं बता देता हूँ डेटा एक बार कैसे निकालते हैं। उसके बाद 2002 को निकालेंगे, 5100 से स्टार्ट करेंगे। इसमें कितने लोग बढ़े? 450 बढ़े। घटे कितने लोग? 600। तो देख सकते हैं आपकी -150 हो गया है इसमें, -150। तो 5100 में -150 कर दीजिए आप, तो 4950 आपका आ जाएगा ये। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है 5000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाद हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो 2002 पहले पकड़े, 2002 में देखिए 4950 था, और 2003 में 5000 हो गया, तो 50 की वृद्धि हुई। हमेशा प्रीवियस ईयर वाला लीजिएगा जब वृद्धि की बात करें तो 4950, उसको आप 100 से गुणा कर दीजिए, तो ये लगभग 1% के आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने जैसा बताया आपको कि क्वेश्चन पढ़िए और वही करिए जो क्वेश्चन में कहा गया है। 2003 में डेटा कहा गया कि कितना कर्मचारी काम करते थे, और 2006 में कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत था। तो 2006 की संख्या का, तो मतलब 2006 संख्या नीचे आएगी, 2006 की जो भी संख्या होगी वो नीचे आएगी। 2000 की संख्या देख लीजिए, जैसे मैंने बताया था आपको कि मैंने शॉर्टकट कर रखा है। तो 2003 और 2006 की बात की जा रही है। 2003 में 5000 थी और 2006 में 5200 थी, तो 200 का ही डिफरेंस आ रहा है। आप शॉर्टकट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट नहीं बताऊंगा, नॉर्मल से बताऊंगा। 2003 में हमारा 5000 था, और 2006 की बात करें तो ये 5200 के आसपास हो जाता है। उसके बाद इसको 100 से गुणा कर दीजिए, जो आंसर आएगा आपका 96.15 आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन देखिए दे रखा है, दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले, ध्यान से पढ़िएगा, किसी भी वर्ष कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या। शामिल होने वाले जो न्यूनतम संख्या है वो देखनी है आपको, और छोड़ने वालों में अधिकतम संख्या देखनी है। तो चलिए प्रीवियस क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, शामिल होने वाले और होने वाले में न्यूनतम देखना है आपको, और छोड़ने वाले में मैक्सिमम देखना है। तो शामिल होने वाले न्यूनतम कितना है? 450, और छोड़ने वाले में मैक्सिमम कितना है? 650। तो 450 650 याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, डेटा निकालना है। तो सिंपल सा है, 450 डिवाइडेड बाई 650 कर दीजिए, काट पीट के आपका आंसर ये आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। एक दूसरे तरह का क्वेश्चन है वो हो गया, उस तरह का क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, बाकी क्वेश्चन उसी तरीके से होंगे। आपको डेटा सिर्फ देखना है, और उसके बाद उसमें जो क्वेश्चन में क्या कहा वही करिए। तो देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन इसी तरह का है। विगत वर्ष में खिलौने का उत्पादन दे रखा है लाखों में, ध्यान रखिएगा लाखों में है। उसके बाद हमें डेटा दे रखा है उत्पादन कि ये इंक्रीज़ हुआ, इसमें इंक्रीज़ हुआ, फिर डिक्रीज़, इंक्रीज़, डिक्रीज़ ऐसे दे रखा है। देख रहे हैं कि कितने ईयर का है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ईयर का हमें दे रखा है, 4 4 8। तो अब देख लेते हैं क्या क्वेश्चन में कहा है। 2015-2016 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में किन वर्ग के युग
उनके औसत उत्पादन के कुल बराबर रहा। तो 2015-16 का औसत उत्पादन देख लेते हैं। औसत उत्पादन मैंने वो कहा है कि जितनी संख्या आप ऊपर जोड़ोगे, उसको ऐड करोगे, उसकी वैल्यू उतनी को गिन के नीचे डिवाइड कर दोगे। तो 2015-16 का सबसे पहले हमें वैल्यू निकालनी होगी क्योंकि हमें पता नहीं है। तो 15 और 16 की वैल्यू कितनी होगी? 8, 6, 14 के बिल्कुल बराबर है। तो 2015-16 का उत्पादन देख लीजिए, 15 और 16 हुआ, 8 से 14 145 आता है ये। उसके बाद औसत बोला है तो मैंने कहा जितनी संख्या ऊपर जोड़ोगे, दो संख्या नीचे डिवाइड कर दोगे क्योंकि दो बोला है, 1 2 दो संख्या। उसके बाद अगर इसका वैल्यू निकाल लीजिए आप, 2 7 जा 14, ठीक है, 2 7 जा 14 हो गया। और उसके बाद 2 2 जा 4 7, तो 72.5 आता है इसका आंसर। मतलब कि 2015-16 का जो है 72.5 आता है, तो इसी के बराबर होना चाहिए। चलिए फिर देख लेते हैं 2014-15 में। देख लीजिए 14-15 की बात करें तो 8 6 14, उससे कम ही जाएगा। आप अपना दिमाग भी लगा सकते हो, यहाँ पे सब देखने से बेटर रहेगा। 14-15 देख लीजिए क्या 14-15, क्योंकि अगर उसके 72.5 के बराबर मतलब 145 तक जानी चाहिए वैल्यू। तो देख लीजिए किसी 145 के पास है या ऊपर है, तो जो इसके नीचे होगी उसको हटा दीजिएगा। 14-15 की देखिए, 8 से 14 काट दीजिए, 45 के नीचे। फिर 14 और 16 की देखिए, 14 और 16 की देखें तो 6 6 12, ये भी काट दीजिए, नहीं होगी। फिर सी देखिए 12-17, 12 की वैल्यू ये है, 17 की है, 90 55 145 बिल्कुल उसके पास में है। उसके बाद लास्ट देख लीजिए डी क्या है, डी 116 और 2000 शायद 18 ही है यहाँ पे। तो उसकी वैल्यू देख लीजिए 16 और 18 की। तो उसकी वैल्यू अगर हम देखें तो 9 6 15 और 7, यहाँ पे कुछ और होगा, इतनी वैल्यू नहीं होगी, सॉरी मिसप्रिंट है, हो सकता है यहाँ पे 12 या 13 हो। तो 16 और 11 मान लेते हैं, 8 तो 6 4 11, तो ये भी नहीं होगी। तो हमारा जो आंसर सी ही जाएगा इसका फाइनल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इस तरह की तुलना वाली बात करें, 57वां क्वेश्चन देखिए, 2000 की तुलना में 2018 में खिलौने के उत्पादन में और लगभग प्रतिशत वृद्धि आपको बतानी है। तो सबसे पहले आप 2011 जाइए, 11 में 40 था, उसके बाद बढ़ा कितना 2018 का, 2018 में 95 हो गया। कितना बढ़ा देखिए, घटा दीजिए आप, मैं ऐसे डायरेक्ट कर सकता हूँ, मैं सिर्फ आप के लिए बता रहा हूँ। 5 फिर 5 55 बढ़ा, ठीक है, 55 बढ़ा, तो डायरेक्ट लिखिए 2011 में हमारा 40 था, 18 में हमारा 95 हो गया, इसके बीच के डिफरेंस 55। तो 55 बढ़ा, कितने पे बढ़ा? स्टार्टिंग की वैल्यू, हमेशा वृद्धि हो तो स्टार्टिंग की वैल्यू लीजिए। 40 पे बढ़ा, 40 पे बढ़ा, तो आप ये 100 से गुणा कर दीजिए, ठीक है, ये काट दीजिए, ये काट दीजिए, 2 5, तो इस तरह काट देंगे आप, तो वैल्यू आपकी लगभग 137.5 आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष के उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी? तो जिसके बीच डिफरेंस सबसे अधिक होगा वो वृद्धि भी सबसे अलग अधिक होगी। तो 40 से 55 कितना डिफरेंस आ रहा है इसमें? 15 का। 55 से 75 कितना आ रहा है? 65 75 20 का। पर उसके बाद हम डिक्रीज हो गए तो कोई मतलब नहीं है। उसके बाद 60 से 80 के हैं, 20 का डिफरेंस आ रहा है। उस फिर डिक्रीज हैं तो कोई मतलब नहीं, यहाँ तक कोई मतलब नहीं है। उसके बाद देख लिए वैल्यू ये 16 से हम 17 में जाते हैं, 17 पे खड़े हैं। तो 17 से औसत अगर हम देखें वृद्धि तो 60 30 90 होता है, 90 5 घटा दीजिए तो हो जाता है 25। तो सबसे औसतन जो हमें गुणा भाग करने की जरूरत ही नहीं ज़्यादा, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो उसका कि 2017 में सबसे ज़्यादा औसत वृद्धि थी, तो 2017 हमारी खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखें तो लिखा है कि कितने वर्षों में खिलौने का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। तो हम सबसे पहले सबका औसत निकाल लेंगे क्या है, इन सबको जोड़ दीजिए जो वैल्यू दी रखी है, इन सबको आप जोड़ेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी 560। उसके बाद 8 ईयर का है तो 8 से भाग दे दीजिए, जो वैल्यू आएगी आपकी 70। तो बस 70 हमें वैल्यू प्राप्त होती औसत। अब उसको देखना है कि कितने ईयर में 70 से ऊपर रहा, बस आपको ये देखना है। तो 70 से ऊपर देखिए कितना है, एक 2013 में बचा, एक 2015 में है, उसके बाद 90 में है, फिर 18 में, मतलब 4 में। आप 4 में देख रहे हो तो टोटल आंसर से कितना आ जाएगा? 4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी क्वेश्चन का एक भाग है। पूछा 13 से 14 में जब जाते हैं तो कितने प्रतिशत की घाटा हुआ था हमारा। तो 13 से 14 पहले वैल्यू देख लेते हैं। जब हम 13 से 14 में गए तो वैल्यू देखिए, पहले 13 में हमारे पास वैल्यू 75 थी और उसमें फिर 60 हो गई। तो डायरेक्ट यही कर बता देता हूँ मैं आपको कितनी गिरावट हुई। तो पहले हमारे पास 75 था सॉरी, फिर 60 हो गया, तो कितने की गिरावट? 15 की गिरावट हुई। कितने पे हुई? स्टार्टिंग की वैल्यू, चाहे भाग घाटा हो चाहे फायदा हो, तो 75। उसके बाद ये गुणा कर दीजिए, तो आप 5 से काटिए, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, और उसके बाद 5 5 जा 25, 3 5 जा 15 और 5 दूनी 10, तो 20% की लगभग गिरावट आई है। आंसर देख लेते हैं, 20% है क्या उसमें? 20% है, तो ऑप्शन सी के साथ जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह के ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में आपको जो कहा है वही करना है इसमें भी। सिर्फ सबसे पहले आप इसमें कह लिया करिए कि नीलेश ने कहा, जिसने कहा उसका नाम पहले लिखिए, फिर एरो बना के किसके बारे में कही जा रही है उसको अंडर बॉक्स कर दीजिए। हाँ, उसके बाद देखिएगा आगे पढ़िए। वह मेरी पत्नी के दादा
पत्नी एक ही लेवल पे आएगी, उसके लेवल से कम होंगे तो नीचे आएगा। बच्चों की बात की जा रही है। उसके बाद फिर उसके बाद माता पिता की आएगी तो अपने से एक अप होगा, दादाजी की बात आएगी तो अप होगा। चलिए इसी अकॉर्डिंग बताता हूँ मैं। वह मेरी पत्नी, मतलब ये वाइफ हो गई कि एक लौती पत्नी के दादा यहाँ पहुँच गए हम ऊपर वाली लाइन में। ये दादा वाली लाइन है, ये पापा वाली लाइन है, पापा मम्मी। उसके बाद के एक लौते संतान, मतलब कि पापा की एक लौती बेटी, मतलब कि उसी के बारे में बात हो रही है जो उसकी पत्नी है। तो इसका आंसर पत्नी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताता हूँ। मैंने पहले कहा प्लीज़ सजेशन पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, जो मैं अप्रोच बता रहा हूँ वो देखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन में आपको काफ़ी मिलेगा। कभी नंबर गलत होगा, कभी मिसिंग हो जाएगा, कभी दो यूँ बढ़ते क्रम में होगा, कभी 3 बढ़ते क्रम में होगा, ऐसे होगा। कभी आपको इसे मान लीजिए 2+1 ऐसे हो जाएगा, 3+2+ ऐसे न ऐसे हो जाएगा। आपको कुछ की संख्या देखनी होती है कि वही ट्रेंड चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जैसे कि ये देख लीजिए, आपको 2 क्यूब मिलेगा, फिर 3 क्यूब मिल रहा है, उसके बाद आगे देख लीजिए यहाँ पे, फिर लास्ट देखिए, फिर 5 का क्यूब बन रहा है, ये फिर 6 का क्यूब है, फिर 7 का क्यूब है। लेकिन बीच में अगर आप 4 का क्यूब आ गया, लेकिन बीच में देखें तो 100 एक एरर संख्या है जो कि होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि ये सीरीज चल रही है 2 3 4 5 6 7। तो ये संख्या बीच में किस लिए आ गई है, और ये क्यूब भी नहीं है, 10 का स्क्वायर है, तो ये वैल्यू आनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि एक सीरियल में चल रही है। तो इसका मतलब 100 गलत है इसमें। तो 100 की वैल्यू क्या है, ए। तो ऑप्शन ए के साथ जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट बताता हूँ। 1 जनवरी 2006 को रविवार था। आप एक सौ डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे आप निकालते हो 1 जनवरी हो गई, उसके बाद लीप ईयर करके, उसके बाद 1900 से 1950 100 ऐसे करके निकालते हो आप। वो एक शॉर्टकट है। फिलहाल आपको मैं इस अपने तरीके से बताता हूँ। अगर 5-6 साल का डिफरेंस आता है तो आप कैसे निकालोगे। तो हर साल 1 साल बढ़ जाता है। जैसे आप 7 में जाओगे तो 1 साल बढ़ जाएगा। चलिए बता रहा हूँ मैं क्वेश्चन करने के साथ साथ ही। 6 पूछा है, 10 में कहा है, तो हम 6 से 7 में जाते हैं तो 1 ईयर बढ़ जाता है हमारा, 1 दिन बढ़ जाता है। फिर 7 से हम 8 में जाएंगे तो फिर 1 दिन बढ़ेगा। पर 8 से अगर 9 में गए हम तो यहाँ पे 2 दिन बढ़ेगा, क्योंकि ये लीप ईयर है। 2008 को आप 4 से काटोगे तो ये पूरा कट जाता है, तो ये एक लीप ईयर है, इसका मतलब 2 दिन बढ़ेगा। फिर 9 से जब हम 10 में जाते हैं तो फिर हमारा 1 दिन बढ़ता है। तो 1 2 3 4 5, मतलब कि रविवार से 5वां दिन जो होगा वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए गिनते हैं। रविवार से 1 दिन गिनिए। 1 दिन मंडे, दूसरा दिन ट्यूसडे, तीसरा दिन वेडनेसडे, चौथा दिन थर्सडे बृहस्पतिवार, और 5वां दिन हमारा शुक्रवार आता है। तो ये शुक्रवारी के साथ जाएगा ये आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले जब भी दिया है आपको लिख लेना ऊपर। नॉर्मल है ना, आप देखिए नॉर्मल लिख लीजिए सबसे पहले, कोई भी वैल्यू हो इस तरह का जब भी दिया है आप ऐसे लिख लो। उसके बाद आर पी एन हो गया ये, उसके बाद LBM यूँ लिख लो तो आपकी काफ़ी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद सबका नंबरिंग लिख लो। यहाँ नंबरिंग की बात नहीं है, मैं सबका नंबरिंग लिख लो। ए हो गया, फिर M हो गया, फिर R हो गया, N हो गया। इस तरह से सबकी आप नंबरिंग लिख लोगे, कौन कितने स्थान पे आता है। उसके बाद ईजी हो जाता है थोड़ा। फिलहाल नंबरिंग मैं नहीं बता रहा हूँ, इसमें देखिए क्या लॉजिक लगा है। सबसे पहले इसमें लॉजिक देखिए, फिर से लिख देता हूँ मैं, नॉर्मल, उसके बाद RPN LBM। एक लॉजिक देखिए कि ये इधर जा रहा है, फिर ये इधर जा रहा है, फिर ये इधर है, ये इधर है, प्लेस एक दूसरे का चेंज हो रहा है, और नीचे वाली संख्या एक अप जा रही है। ABLMOP देखिए। तो उसी तरह हमें वैल्यू फाइंड करनी है अपने आंसर के भी। तो गैदर के नीचे आप ये क्रॉस लिख लीजिए, यहाँ T लिख लीजिए, यहाँ G लिख लीजिए, और उसके बाद A की वैल्यू क्या है, B। उसके बाद R ये क्रॉस कर लीजिए, R यहाँ आ जाएगा, H यहाँ आ जाएगा, E के बाद क्या वैल्यू क्या आती है, F। तो TBG देख लीजिए, TBG RFH, तो A के साथ जाएगा हमारा आंसर इसका। चलिए बता देता हूँ। इस तरह के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले अपना लॉजिक जो कहा है सिंपल वही लगाइए। सबसे पहले देखें कि कोई किताब, सभी किताब पेपर है, सभी किताब पेपर है, ये नहीं आएगा बीच में, फिर से बता देता हूँ। सभी किताब पेपर है। उसके बाद कुछ पेपर जनरल है। जनरल इसलिए लिख रहा हूँ अलग, क्योंकि पेपर और जनरल और किताब का कोई संबंध नहीं दे रखा है। फिर कुछ जनरल कैलेंडर है, शायद ऑप्शन पे आई निष्कर्ष। कुछ जनरल किताबें हैं, जनरल किताब के साथ कोई नहीं रखा है, गलत है। कुछ कैलेंडर पेपर है, कैलेंडर और पेपर का कोई डिफरेंस नहीं दे रखा है, देख सकते हैं, परोक्ष रूप से कोई संबंध नहीं है, ये भी गलत हो गया। कुछ किताबें जनरल हैं, किताब और जनरल बहुत अलग हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा है, ये भी गलत हो गया। कुछ किताबें कैलेंडर हैं, तो कुछ किताब ये रहा, कैलेंडर ये रहा, बीच में कोई डिफरेंस से इनका लिंक दे ही नहीं रखा है, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन बी के साथ जाएगा हमारा, इसमें कोई सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि देख सकते हैं, ये देखिए वैल्यू। उसके बाद ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है, और इसको गुणा करके सिर्फ माइनस कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी डी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बताता हूँ जो टफ। इस तरह के क्वेश्चन में जब भी आए तो परसेंटेज में इतने प्रतिशत वो पढ़ते हैं, उतने प्रतिशत वो पढ़ते हैं, तो ये आप सीधे ग्राफ से किया करिए। सबसे पहले आप ए और बी बना लीजिए,
ए और बी बन गया, एक्स इसमें दे रखा है और वाई दे रखा है, तो एक्स वाई बना लीजिए। उसके बाद देखिए 40 व्यक्ति एक्स पढ़ते हैं और 50 व्यक्ति वाई पढ़ते हैं, दोनों कितने पढ़ते हैं? 10। तो सबसे पहले आप जो भरना स्टार्ट करोगे दोनों करोगे, दोनों 10 भरते हैं। अब इसमें दोनों में आप घटा दोगे 10-10, क्योंकि आज दोनों की वैल्यू आपने 10 भर दी है, तो जो भी आएगा 10-10 घट के आएगा। तो एक्स में 40 पढ़ रहे थे तो यहाँ वैल्यू 30 आ जाएगी, क्योंकि 10 हमने दोनों के बीच का कॉमन ले रखा है कि 10 व्यक्ति दोनों चीज़ पढ़ते हैं। इधर 50 था तो ये 40 हो जाएगा हमारा। तो उसने पूछा है आंसर में कि कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। तो चलिए, जो ये वैल्यू आएगी उतने लोग पढ़ेंगे और जो वैल्यू नहीं आएगी वो लोग नहीं पढ़ेंगे। इसको जोड़ लीजिए, 30, 10, 40, 40 80, 80% लोग पढ़ते हैं। और 100 कोई भी चीज़ होती है 100% होती है, तो अगर किसी में 80% लोग पढ़ रहे हैं तो मतलब 20% लोग नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसका डायरेक्ट आंसर 20% आ जाएगा, सी के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताता हूँ। देख सकते हैं कुछ परिणामों का औसत इसमें 46 दे रखा है, 5 का 46 है और 4 का 45 है, तो गुणा कर दीजिए आप, 46 कर दीजिए, 230 वैल्यू आएगी। उसके बाद आपका 4 से गुणा कर दीजिए 45, उसके बाद 180 आ जाएगा। ये दोनों का माइनस कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा आपका, तो 50 के साथ जाएगा हमारा ये आंसर। चलिए नेक्स्ट बताता हूँ। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन सिर्फ डरा रहा है काफ़ी। ये क्वेश्चन वैसे हमेशा इस फॉर्म में आता है, a³ + b³ के फॉर्म में आता है। उसके बाद हम लिख के काट पीट कर देते हैं, जिसमें लास्ट में a + b बचता है या a - b बचता है, ज़्यादातर यही होता है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है, ऊपर की वैल्यू दे रखी है और नीचे एक जीरो ज़्यादा है, तो नीचे से जीरो निकाल दीजिए आप इसके बाद अगर जीरो निकालेंगे, मान लीजिए जीरो यहाँ कर दिया आपने, तो पॉइंट यहाँ आ गया। लेकिन मैं एक आपको नॉर्मल छोटा सा बता देता हूँ। मान लीजिए ये वैल्यू है, बटे करके 0.05 स्क्वायर है, ठीक है। आप इसको एक जीरो बाहर निकालोगे तो अगर मान लीजिए आप कर देते हो ऐसे 0.05, तो एक जीरो कम किया आपने, बट जो स्क्वायर है उसके साथ निकलेगा बाहर। जैसे कि आपको मैं सोल्यूशन के साथ इसके बताता हूँ। पॉइंट अगर 5 आप पॉइंट एक आगे कर दोगे तो 10 आएगा बटे में इसके, जो पूरे का स्क्वायर होगा। और जब 10 को आप बाहर निकालोगे तो 10 स्क्वायर ही बाहर निकलेगा ना। मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिएगा। जैसे कि आप ऊपर का रूप हमें नीचे लाना है, उसके बाद ये संख्या हम काट सकते हैं आराम से ऐसे। लेकिन क्या है, एक पॉइंट ज़्यादा है, तो अगर एक पॉइंट आप इसको पीछे घसीटोगे, मान लीजिए 41, ठीक है, 0.41 करोगे तो मान लीजिए 10 हमने नीचे कर दिया, एक कम कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये स्क्वायर हो गया, तो जो ये बाहर निकलेगा तो ये स्क्वायर के साथ ही बाहर निकलेगा ना, ये स्क्वायर के साथ बाहर निकलेगा, तो ये वैल्यू बचेगी ना। तो वही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। आप इन सब में से कॉमन ले लीजिए, 10 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1/10 स्क्वायर बचेगा। ये क्वेश्चन मैं फिर से समझाता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा आपको समझना चाहिए, इसलिए क्वेश्चन आपको मिलेगा और सही करना है, गलत नहीं करना है। आप अगर पॉइंट पीछे घसीटोगे तो इसके बटे में 10 आ जाएगा। इतना समझ में आ रहा है? स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर कर दीजिए, इसमें भी यही होगा, पॉइंट यहाँ लाइए 10, ये पूरे का स्क्वायर, इसमें भी एक ये पॉइंट यहाँ लाइए 0.073, उसके बाद 10 यहाँ आपका भी, तो टोटल स्क्वायर। उसके बाद 1/10 बाहर ले लीजिए, तो 1/10 स्क्वायर बाहर आ गया। याद रखिएगा, ये बटे है फिर बटे के नीचे है, तो उसके बाद ये वैल्यू एक जैसी बन जाएगी 0.5, 0.7। उसके बाद इसको आप उड़ा दीजिए, 10 स्क्वायर एक बटे नीचे था, ऐसे था ये, तो ये ऊपर जाएगा तो 100 हो जाएगा ऐसे। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ऊपर जाके ऐसी थी वैल्यू 1/10 स्क्वायर, तो ये इंडायरेक्टली ऊपर चला जाएगा 10 स्क्वायर, और 10 स्क्वायर होता है 100। आज के लिए इतना ही, एक मैथ स्पेशल था ये, जो आई होप आपको समझ में आया हो, कुछ जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, देखिएगा ज़रूर। जिनके भी मैथ वीक है उनके लिए एक रामबाण है। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। धन्यवाद।